नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे हमास ने चल दी नई चाल। इजराइल के टैंकों के साथ साथ दोस्तों कई सैनिक हुए घायल। हमास की इस चाल से बौखलाया इजराइल। आखिरकार क्यों दोस्तों राम मंदिर जाने से कांग्रेस ने कर दिया इनकार, बता दिया कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर को चुनावी फायदे के लिए यूज़ कर रही है। क्यों अखिलेश यादव की बात बन गई है दोस्तों 80 सीटों वाले बयान पर, अखिलेश और कांग्रेस की बनी बात। और आखिरकार कैसे दोस्तों एक एक कर कर जो है यहाँ पर मस्जिदों को बनाया जा रहा है निशाना, क्यों भड़के हुए, सी तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से हमास ने सिखाया इजराइल को सबक, इजराइल के सैनिकों को कर दिया ढेर। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों आईडीएफ पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। इजराइल ने फिर से दोस्तों आपको बताते चले हमास ने फिर से इजराइल के सैनिकों को ढेर कर दिया। ये लड़ाई को 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं और लड़ाई अब तक बंद नहीं हो पा रही है। इजराइल और हमास के बीच की भीषण जंग में आपको बता दें अब तक कई मासूम लोग मारे जा चुके हैं, खास करके इजरायली हमलों में। यही कारण है जो हमास दोगुनी स्पीड से इजराइल के ऊपर अब हमले कर रहा है। और आपको बताते चले हमास ने अब की बार तो इजराइल के कई सैनिकों को उड़ा डाला है और कई सेना अड्डे भी तबाह कर दिए हैं। आपको बता दें हमास की इस कार्रवाई से इजराइल में भगदड़ मची हुई है। एक बार फिर से दोस्तों गर्मा गई सियासत। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले राम मंदिर जाने से कांग्रेस ने कर दिया इनकार। आपको बताते चले लोकसभा में कि खास करके मानसून सत्र के दौरान 3 लोगों को न्योता दिया गया था, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी थे। आपको बताते चले अब सीधे सीधे जो है यहाँ पर राम मंदिर जाने से इनकार कर दिया कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर पर सियासत कर रही है ताकि लोकसभा में उसको वोट मिल सके। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। यही नहीं, कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि जब राम मंदिर पूरा हो जाएगा, जब उसका काम पूरा होगा तब हम जाएंगे, अभी राम मंदिर अधूरा पड़ा है। बीजेपी अधूरे यानी कि राम मंदिर का काम पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही जानबूझकर लोकसभा में इसका फ़ायदा उठाने के लिए इसका उद्घाटन करने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों फिर से मच गया एक बार घमासान। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने दागी इजराइल के ऊपर एक के बाद एक मिसाइल है। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने फिर से एक बार इजराइल के साथ खेल कर दिया। उधर अमेरिका और इजराइल परेशान है, इधर हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर से ज़बरदस्त ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक बार फिर से आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमलों की बौछार कर दी है, जिसके बाद पूरी के पूरे लोग वहाँ के परेशान हो चुके हैं। आपको बताते चलें फिलहाल इस वक्त निशाने पर आ गई है कहीं ना कहीं इजराइल की सरकार, क्योंकि हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से ही दोस्तों फिर से एक बार ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर दिया। जाहिर सी बात है लेबनान बॉर्डर से जब हिजबुल्लाह गरजा तो पूरी तरीके से यहाँ पर बौखला गया इजराइल की इन्हीं हरकतों की वजह से दोस्तों हिजबुल्लाह उस पर भारी पड़ता है। यही कारण है जो हिजबुल्लाह ने फिर से दोस्तों आपको बताते चले इजराइल में कई मिसाइलें दाग दी। और अब इजराइल परेशान है कि हिजबुल्लाह को कैसे रोका जाए, क्योंकि अमेरिका भी उसको बार बार चेतावनी दे रहा है कि हिजबुल्लाह से मत उलझना। आपको बताते चले दोस्तों ईवीएम पर घिर गई बीजेपी, ईवीएम वाले मुद्दे ने पकड़ा तुल। दरअसल आपको बताते चले ईवीएम पर लगातार दोस्तों विपक्ष के साथ साथ जो आम जनता है वो भी सवाल उठा रही है। विपक्ष के साथ साथ सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाया था और कहा था कि ईवीएम को बैन हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ आपको बताते चले जयराम रमेश लगातार ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को, कांग्रेस को ये कहा कि अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे चले जाओ। अब आप समझिए, अगर चुनाव आयोग स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है दोस्तों तो वो मिलना क्यों नहीं चाहता, सवाल ये है। और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल दोस्तों पूरी जनता का है, उन लोगों का है जो वोट देते हैं। जाहिर सी बात है जो लोग वोट डालते हैं उनको कम से कम इतना अधिकार तो होना चाहिए। चुनाव आयोग कहता है कि अगर हम पर्चियाँ डलवाएंगे तो पहले के ज़माने में पहुंच जाएंगे जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि अमेरिका तो हमसे मजबूत देश है, वो क्यों नहीं कराता ईवीएम से चुनाव। वो भी चाहे तो ज़रा में करा ले ईवीएम से, लेकिन ईवीएम पर दोस्तों लोगों को भरोसा नहीं है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है।
चाहे चुनाव आयोग कुछ भी तर्क दे, चुनाव आयोग को मिलना चाहिए जयराम रमेश से और इस पर बात करना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटा। ममता बनर्जी ने कहा कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी राम मंदिर का फायदा उठा रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पे ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है और ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर भी अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं ईश्वर और अल्लाह की कसम खाती हूँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं हिंदू और मुसलमान नहीं होने दूंगी। मैं देश में ख़ास करके पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुसलमान नहीं होने दूंगी और यहाँ पर जात पात का खेल नहीं हो पाएगा। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर यह आरोप कई बार लगा चुकी है कि बीजेपी भगवा रंग में रंगना चाहती है पूरे देश को, भगवाधारी बना देना चाहती है पूरे देश को, और ये हम होने नहीं देंगे। ये ममता बनर्जी का बयान निकल कर सामने आया है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से घिर गया जो है यहाँ पर पूरी तरीके से इजराइल के ऊपर दोस्तों हूतीस का ताबड़तोड़ हमला। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हूतीस ने फिर से निशाना बनाकर कई शिपों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। आपको बताते चले, हूतीस से बहुत परेशान आ चुका है अमेरिका और इजराइल। हूतीस को चाहकर भी रोक नहीं पा रहा है। हूतीस दोस्तों एक के बाद एक कई ठिकानों को, खास करके कई शिपों को अपना निशाना बना रहा है और कई शिपों को तो जो है यहाँ पर अपने कब्जे में ले रहा है। लेकिन बात ये हो चुकी है कि फिलहाल अब इन शिपों को बचाना इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है दोस्तों, क्योंकि आपको बताते चले इजराइल और अमेरिका दोनों ही इस चीज़ से परेशान हो रहा है क्योंकि हूतीस का सामना वो कर नहीं पा रहा है। हालांकि भी हाल ही में कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि भैया हम वो करने को तैयार हैं, जो है यहाँ पर ख़ास कर मध्यस्थता और इस पर बात भी करने की बात की थी कि तमाम लोगों को इस पर बुलाया जाए। लेकिन अमेरिका ने 10 दिन पहले ये बात बोली थी। अब इस पर क्या एक्शन लिया गया ये तो पता नहीं। हालांकि कुछ लोग इसको अमेरिका की चाल भी बता रहे थे कि ये अमेरिका की नई चाल है। आपको बताते चले दोस्तों, जो मैंने आपसे कल कहा था और जो संजय रावत ने कहा था वही हुआ है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले ही ये फिक्स कर दिया था कि वो 2 दिन बाद महाराष्ट्र जाना है। जैसे कि प्रधानमंत्री को पता था दोस्तों कि स्पीकर क्या फैसला देने वाला है। दरअसल दोस्तों, स्पीकर ने फिर से एक बार ये कह दिया कि जो अमान्य अयोग्य वो थे दोस्तों, जो एकनाथ शिंदे के साथ गद्दारी कर कर गए थे तमाम एमएलए, उन लोग को दोस्तों योग्य ठहरा दिया गया स्पीकर द्वारा और कहा गया है कि ये सब के सब योग्य हैं और असली जो शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे की। अब आप समझिए दोस्तों, जब बाला साहब ठाकरे थे तब क्या एकनाथ शिंदे थे? मैं पूछना चाहता हूँ। और दोस्तों, जाहिर सी बात है, अपने बाप की जायदाद का एक तरीके से उत्तराधिकारी उसका बेटा ही होता है या फिर उनकी बेटी होती है, जो भी उनकी संतान होती है वही होती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उल्टा चल रहा है। शिवसेना के साथ एक तो एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की, ऊपर से दोस्तों कल जो स्पीकर का फैसला था वो बहुत ही निंदनीय है। संजय रावत ने स्पीकर पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले ही मैच फिक्स था, हमें पता था कि फैसला बीजेपी के हक में ही देंगे स्पीकर, क्योंकि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के आदमी है, बल्कि यूँ कह सकते हैं दोस्तों। स्पीकर ने फैसला सुनाया कि भैया असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, जबकि दोस्तों असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, सब जानते हैं। लेकिन आपको बताते चले इस पर जमकर सियासत हुई। और हालांकि संजय रावत ने तो कल पहले ही कह दिया था और मैंने भी आपको बता दिया था कल कि भैया देख लेना आप, ये जो फैसला दिया जा रहा है ये फैसला इन्हीं के हक़ में आने वाला है, बीजेपी के। और कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट भी सेम टू सेम फैसला सुना दे तो, क्योंकि ये आप और हम बखूब जानते हैं कि आजकल अदालतों तक पर वो डाला जाता है दबाव दोस्तों, क्या फ़ैसला देना है, कैसे फैसला सुनाना है। क्योंकि जब बीजेपी बार बार इस चीज़ को दोहरा सकती है कि राम मंदिर हमने बनवाया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के फैसले दिलवाती होगी। और ये बात बार बार सामने आई है, तो कहीं ना कहीं संजय रावत ने भड़ास निकाली और कहा कि ये मैच फिक्स था, हमें पहले से ही पता था कि बीजेपी के पक्ष में फैसला जाने वाला है, क्योंकि बार बार स्पीकर एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग कर रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से गर्मा गई सियासत। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले ही बीजेपी में मची भगदड़। आखिरकार इतनी मिर्ची दोस्तों क्यों? आप समझिए, अनुराग ठाकुर से लेकर तो दोस्तों जो है यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता राहुल गांधी की यात्रा से जल रहे हैं, या फिर यूँ कहते हैं कि उनको टेंशन हो रही है 2024 में क्या होगा।
दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री ने तो अपने दो हथियार तैयार रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री दोस्तों धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और उसी को अपना चुनावी मुद्दा बना लेते हैं। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष बार बार कह रहा है कि राम मंदिर को एक वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है, एक हथियार की तरह, और बीजेपी राम मंदिर की जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। ये कांग्रेस बार बार कह रही है। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर दोस्तों रविशंकर प्रसाद और जो है अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू, ये तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, ये बौखला रहा है। कोई कह रहा है राहुल तफरी पर निकलना है, कोई कह रहा है कि राहुल तो अभी बच्चे हैं। वाह भैया, चलो राहुल बच्चे, कम से कम आप तो बूढ़े हो, आपने क्या उखाड़ लिया? आपको बीजेपी ने जो है यहाँ पर बाहर निकाल दिया। आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अनगनन बातें करते थे, कोर्ट के हर मामले में टांग अड़ाते थे और कहते थे कि कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला नहीं है। ये किरण रिजिजू जिनको कानून पद से हटा दिया गया था बीजेपी द्वारा। तो ये बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से इसलिए डरी हुई है बीजेपी क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश में एक अलग उबाल लाने वाली है। क्योंकि जब राहुल ने पहली बार भारत जोड़ो यात्रा की थी तो गजब का क्रेज देखने को मिला था राहुल का, और अब फिर से दोस्तों राम मंदिर के टक्कर में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, क्योंकि बीजेपी में अब डर का माहौल है। आपको बता दें चले दोस्तों, बिल्किस बानो के गैंग रेप के आरोपी हुए फरार, कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अब बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट दोषी थे वो कोर्ट की सज़ा सुनाने के बाद उनकी जमानत वापस से जो है यहाँ पर उनकी आज़ादी रद्द करने के बाद सब के सब फरार हो गए, 11 के 11 आरोपी। आपको बताते चले अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद काफ़ी डरे हुए थे वो लोग और 11 के 11 लोग भाग लिए, लेकिन अब सवाल उठ गया इनके ऊपर। दरअसल आपको बताते चले कि अब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी वैसे भी रेपिस्टों को और मर्डररों को फरार करने में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिल्किस बानो के गैंग रेप के आरोपियों को भगा दिया है। यही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी तमाम रेपिस्टों को छुड़ाती है और उनको आज़ाद कर देती है। आपको बता दें दोस्तों, जैसे ही कोर्ट ने 11 आरोपियों को सज़ा सुनाई तो उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया था कि सबके सबको वापस से जेल में डाला जाए। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले 11 के 11 आरोपी फरार हो चुके हैं। अब आप समझिए, बिल्किस बानो को इंसाफ मिलकर भी इंसाफ फिलहाल तो नहीं मिला है, क्योंकि वो 11 आरोपी कहाँ फरार हो गए ये किसी को नहीं पता। अब जाहिर सी बात है, बीजेपी अगर दबाव डालेगी तो लोग खुद ही सामने आकर खड़े हो जाएंगे, या फिर अगर दबाव नहीं डालेगी तो फरार रहेंगे। अब देखना ये होगा दोस्तों कि बिल्किस के दोषी जेल जा पाएंगे या फिर ऐसे ही आज़ाद घूमते रहेंगे जहाँ पर वो छुपे बैठे हैं। आपको बताता चलूँ दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में ईरान हो रहा है लाल, ईरान के अंदर ही अंदर चल रहा है प्लान। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ईरान अपने बदला लेने से के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है ईरान दोस्तों इस बार पूरी तरीके से सबक सिखाता हुआ नजर आएगा इसराइल को, और इस बार वो इसराइल को छोड़ने वाला नहीं है। आपको बताते चले ईरान की पूरी प्लानिंग चल रही है और ईरान ने दोस्तों इसराइल को घेरने का पूरा प्लान बना लिया है। दरअसल आपको बताते चले हमास इसराइल की जंग के बीच में ईरान कुछ नया ही कर रहा है, क्योंकि इसराइल ने उसके ऊपर सैन्य हमला कराकर, ख़ास करके ड्रोन से जब हमला किया था 100 लोग मारे गए थे और 150 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इसी बदला लेने के लिए ईरान का कुछ अंदर ही अंदर बड़ा प्लान चल रहा है। आपको बता दें ईरान बहुत गुस्से में है दोस्तों, इस वक्त ईरान क्या करेगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि उसके अंदर लावा फूट रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, राम मंदिर का सिर्फ क्रेडिट लेने आ गई। राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि पैसा जनता ने दिया, पैसा जनता से लिया गया है राम मंदिर बनाने का चंदा, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन बीजेपी क्यों उचक रही है राम मंदिर पर इतना? यही नहीं दोस्तों, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राष्ट्रपति को अलग कर दिया गया है, राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं गया है, उपराष्ट्रपति को। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी हर बड़े काम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को तो भूल ही जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि उद्घाटन हम इनसे क्यों कराएं। पूरी राजनीति मोदी सरकार, मोदी के चेहरे पर चल रही है दोस्तों। यही नहीं, मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा जिसने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की, न लोगों के सवालों के जवाब दिए। मनमोहन सिंह साहब दोस्तों लोगों के सामने आते थे, प्लेन में लोगों को लेकर जाते थे और इंटरव्यू देते थे, लेकिन मोदी जी ने आज तक किसी भी पत्रकार को अपना इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? सिर्फ उन्हीं चैनलों को दिया है जो चैनलों को पहले से बता दिया जाता है कि सवाल क्या पूछना है। इसीलिए आज तक किसी भी चैनल ने प्रधानमंत्री से ये नहीं पूछा कि बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, हमारे देश में भुखमरी क्यों इतनी हो रही है,
और आप समझिए और भी बड़े मुद्दे हैं। जबकि मनमोहन सिंह साहब से तमाम पत्रकार ये सवाल खुले में पूछते थे और कभी भी कांग्रेस ने रोका नहीं उन्हें, सवाल पूछने दिया। यही तो लोकतंत्र होता है। आज जो लोकतंत्र दिखाई दे रहा है उसमें प्रधानमंत्री कोई सवाल ही नहीं पूछता, उल्टा सरकार से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष से सवाल पूछा जाता है। तो इस पर सवाल तो उठेंगे ही कि भैया सत्ता में तो बीजेपी है, लेकिन सवाल आप विपक्ष से पूछ रहा हो, राहुल गांधी से पूछ रहा हो। सत्ता में जो लोग हैं उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपने क्या किया गरीबी हटाने के लिए, महंगाई के लिए क्या किया, बेरोजगारी के लिए क्या किया। लेकिन ये सवाल पूछना दोस्तों गोदी मीडिया के बस की बात नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो सिंदूर भर बैठी है प्रधानमंत्री के नाम का अपनी मांग में, और जब तक ये सिंदूर रहेगा तब तक कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से मचने वाला है घमासान। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों 2024 के चुनाव से पहले सत्यपाल मलिक ने खोला मोर्चा। दरअसल सत्यपाल मलिक का कहना है कि बीजेपी 24 से पहले कुछ भी बड़ा कांड करा सकती है। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फिलहाल जनता को सतर्क रहना होगा, 24 के चुनाव में विपक्ष को भी सतर्क रहना होगा। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि फिलहाल 2024 एक बहुत बड़ा चुनाव का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी, क्योंकि वो अब सत्ता से नहीं जाना चाहती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक बार जिसको सत्ता का लालच लग जाए वो सत्ता से नहीं जाना चाहेगा। सारी पावर आपके कंट्रोल में, तमाम संस्थाएं, अदालतें, पुलिस स्टेशन, मिलिट्री, तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है अगर आप केंद्र में रहते हो तो। और यही लालच बीजेपी को लग चुका है। प्रधानमंत्री किसी भी हाल में अपना पीएम का पद नहीं गंवाना चाहते। वो चाहते हैं कि वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाए, भले ही देश के लिए कुछ किया या ना किया। यही बात नहीं है। बीजेपी क्या तो बस चले तो दोस्तों वो ज़िंदगी भर के लिए इस कुर्सी पर कब्जा ही जमा ले और कह दे कि बस भैया अब कभी चुनाव ही नहीं होगा, अब बस हम ही हैं जो हैं। यही कारण है जो विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है। और देश के लोकतंत्र की आज़ादी के लिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर निकाला जाए, क्योंकि बीजेपी देश में क्या कर रही है ये सबको दिखाई दे रहा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से ही विकास नहीं होता है दोस्तों, और ये सब जानना है। आपको बताते चले दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बीच में अमेरिका ने लगाई इजराइल को लताड़, कहा इजराइल अपने आप पर रखे कंट्रोल। दरअसल आपको बताते चले अमेरिका ने फिर से इजराइल को फटाल लगाते हुए कहा कि इजराइल अपने आप पर कंट्रोल रखे, वो लेबनान बॉर्डरों पर हमला ना करे, इससे कई देश और चपेट में आएंगे और दुश्मनी बढ़ेगी। आपको बताते चले हिजबुल्लाह को रोकने के लिए इजराइल दोस्तों लेबनान पर हमले करने जा रहा था, जिसको लेकर इजराइल को लगातार चेतावनियां दे रहा है अमेरिका। अमेरिका ने साफ कहा कि फिलहाल इजराइल अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वो हिजबुल्लाह से ना उलझे, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, कई देश तो आपस में ही भिड़ रहे हैं। ऐसे में इजराइल की मुश्किलें बड़ी हुई हैं, कई जगहों से घिरा हुआ है। अगर उसने फिर से ऐसा वैसा कुछ किया तो फिलहाल इजराइल को दोस्तों कई लोग निशाना बना लेंगे, और उसके बाद क्या होगा ये आप सब जानते हैं। तो कम से कम इन चीज़ों पर रोक लगाने की मांग कर रहा है लगातार अमेरिका, लेकिन अब देखना ये है कि इन चीज़ पर मांग लग पाएगी रोक या नहीं। आपको बता दें चले दोस्तों शिवसेना में उबाल। दरअसल आपको बता दें कल स्पीकर का फैसला देने के बाद शिवसेना भड़की हुई है। आपको बता दें चले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और जो है यहाँ पर मैच फिक्सिंग बता दिया है। अब उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि ये फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साफ दिखाई दे रहा था कि एकनाथ शिंदे से स्पीकर महोदय बार बार बात कर रहे थे, बंद कमरे में इन दोनों की बातें चल रही थी। आखिरकार ये फैसला सुना ही दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि यही फैसला आने वाला है, और ये भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दोस्तों फैसला सुनाया गया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब तो असली फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब आप समझिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो मुझे पता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव डाला जाता है। ये बात कई बार सिद्ध हुई है, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि शिंदे सरकार को कभी भी नहीं गिराया जाएगा, किसी भी हालत में नहीं गिराया जाएगा। ये आप लिख कर ले लीजिए आज। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी उम्मीद कोर्ट से है ना, तो वो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि फैसला सरकार दबाव डालकर दिलवाने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है वो महाराष्ट्र की सत्ता थोड़ी ना खोएगी, सरकार थोड़ी ना गिनने देगी। फिलहाल तो स्पीकर ने खेल दिखा दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस पर जल्दी फैसला सुनाया जाए, और फैसला वो आया जो हमें पता था कि फ़िलहाल शिवसेना के विरुद्ध ही आएगा। क्योंकि वैसे भी आजकल शिवसेना हो या कोई और सी पार्टी हो, तमाम ऐसे ही फैसले आते हैं जिनके ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, और ये एक बार फिर से साबित हो गया है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। और दोस्तों आप हमसे जुड़े